चतरा ब्लॉक के गुल्लीडार ग्राम पंचायत के बरबसपुर गांव में नियमित सफाई न होने से ग्रामीण परेशान हैं। कूड़े की गंदगी और बदबू से स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। वहीं परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। ग्रामीण रामपति ने कहा कि सफाई कर्मचारी नहीं आते और गाँव में कूड़े का अंबार लगा रहता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रवण कुमार ने बताया कि सालों से सफाई कर्मचारी नदारद हैं और सचिव के आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा कर्मचारी ड्यूटी नहीं करना चाहते तो उनकी जगह किसी और को लगाया जाए। ग्रामीणों की मांग है कि नियमित सफाई हो और मंदिर, नाली, टंकी सहित पूरे क्षेत्र को साफ रखा जाए। कि यहाँ पे सफाई के लेके यहाँ पे मामला है। पिछले 4 साल से जो है कि यहाँ पे सफाई कर्मी जो है कि आते ही नहीं हैं। कौन सा गांव है? बरबसपुर, गुल्लीडार ग्राम सभा का राजस्व गाँव बरबसपुर। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है? शिकायत जो है कि सचिव से भी किया गया। उनसे तो कई बार हम यहाँ के जनप्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो कई बार हम फोन के माध्यम से उनको अवगत कराया कि सर जो है कि हमारे गाँव में इस समय सफाई का कार्य नहीं हो रहा है। कोई भी जैसे कार्य होता है, जैसे दीपावली या तो फिर होली का त्यौहार, इस पे हम लोग साफ करते हैं। जो है दुर्गा पूजा हम लोग स्वयं साफ करते हैं। इनको कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हम ट्रांसफर करा लिए हैं, हम जो है कि नहीं आएंगे। क्या नाम है? मोहनलाल। मोहनलाल, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का सफाई हो, जो है कि यहाँ से हम लोग के ग्राम से जो है कि हमारे गांव से 40 से 45 हज़ार रुपये वो महीने पाते हैं। जो है कि उनको जो है कि नहीं करना है, किसी आदमी को भेज के कराएं सफाई। लगातार जो है कि सरकार कह रही है कि हम सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए, आप यहाँ पे मंदिर है, नाली है, यहाँ पे बगल में टंकी है, कहीं पे भी एक सफाई का आते ही नहीं है, तो सफाई भी करेंगे क्या होता है? हम इसका सूचना लगातार 2-3 मतलब से अपने सचिव को दे चुके, विनय जी हैं, उनको कह चुके सर जो है कि वो केवल आश्वासन देते हैं, हाँ ठीक है भेजेंगे। आखिर जब सफाई कर्मी आ नहीं रहा तो फिर पेरोल कैसे उसका बन रहा है, उसका मेस्टोल कौन बना? सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज लोडी में लोडी टोला प्लाजा के पास अवैध खनन के मामले में पुलिस का हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ। खनन सर्वेक्षण और पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कई ट्रक बिना परमिट दौड़ते हुए खनन सर्वेयर पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने रोकने के लिए पत्थरबाजी की और चक्का जाम की कोशिश की, लेकिन अवैध ट्रकों को नियंत्रित करना मुश्किल रहा। इस घटना ने सोनभद्र में पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं सीओ सिटी ने कहा कि दोषी पुलिस कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रकरण है सर? कोतवाली रावर्ट्सगंज के लोडी खनन बैरियर पे सर्वेक्षक योगेश शुक्ला द्वारा पुलिस के टीम के साथ बिना परमिट के खनन की गाड़ियों के संचालन के संबंध में चेकिंग की जा रही थी कि इसी बीच टोल प्लाजा की तरफ से 3 गाड़ियां बहुत तेजी से तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्ण चलाते हुए उनको रोकने का प्रयास पुलिस टीम और योगेश शुक्ला द्वारा किया गया, लेकिन वो न रुकते हुए योगेश शुक्ला पे जान से मारने की नीयत से चढ़ाने का प्रयास की। पुलिस की टीम ने यह देख करके गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। चूंकि पुलिस की टीम का रोकने का तरीका ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस टीम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। योगेश शुक्ला के तहरीर पे थाना रावर्ट्सगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बांदा कचहरी परिसर में जिला जज देवेंद्र सिंह की उपस्थिति में लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला जज ने दीप प्रज्वलन कर की। लोक अदालत के जरिए मामूली सिविल वादों का निस्तारण और सुलह समझौते से मुकदमों का समाधान किया गया। इस दौरान बिजली विभाग, बैंक, जलकल विभाग, राजस्व विभाग और चलानी से संबंधित मामलों का निपटारा हुआ।
सोनभद्र के 54 ब्लॉक में सामर्थ्य उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 जनपदीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। महिलाओं ने अपने हाथों से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी ने कहा कि गृहिणियां अपनी प्रतिभा को पहचान कर प्रदेश और जिले के विकास में योगदान कर सकती हैं। उन्होंने सोनभद्र के पर्यटन, रोजगार और स्थानीय विकास के अवसरों को उजागर किया और 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश के सपने में जिले की अहम भूमिका पर जोर दिया। मैं आर.के. चतुर्वेदी सर, आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या है इस कार्यक्रम का उद्देश्य, किसका बना? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे तो उस समय देश कैसा होना चाहिए। इसके दृष्टिगत स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य सरकार के द्वारा समर्थ एवं विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की एक परिकल्पना की गई है। इस परिकल्पना में 3 डिफरेंट अलग अलग थीम के आधार पर कुल 12 सेक्टर चिन्हित किए गए हैं, जिनको इस तरह से विकसित करना है कि हमारे पास एक आदर्श उत्तर प्रदेश हो, जिसमें हर व्यक्ति के पास काम हो, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, उसके सर पे छत हो, हर जो भी नागरिक सुविधाएं हमें चाहिए वो हो। आर्थिक रूप से हम देश की प्रस्तावित 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कम से कम 6 ट्रिलियन का भाग हमारा हो और आईटी और जो चीजें डेवलपिंग सेक्टर्स हैं उसमें हम लोग देश में प्रथम स्थान पे हों और विश्व स्तर पे हमारी पहचान। क्योंकि सर, बातों में बात है कि आप जनपद से सटे हुए हैं, पूर्व में आपका नाता इस जनपद पे रहा है। नीति आयोग द्वारा गोद लिया गया है जिले, अति पिछड़े जिले में जाना जाता है। जनपद के डेवलपमेंट के लिए क्या योजनाएं चल रही है खासतौर पर? देखिए, जो मौजूदा योजनाएं हैं वो तो यहाँ के अधिकारी आपको बता पाएंगे। हमारा कंसर्न ये है कि जो 12 सेक्टर हैं उन 12 सेक्टर्स में योजनाएं बनाई जानी है और सरकार की मंशा है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो उन योजनाओं से लाभान्वित प्रभावित होंगे, उनकी भी राय ली जाए कि क्या हमारी इस योजना में आपकी तरफ से क्या सुझाव ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इसमें होने चाहिए थे, अगर है नहीं। एक आंकड़े के अनुसार तीसरा या चौथा स्थान आया था सोनभद्र में पर्यटन को लेकर। बावजूद इसके अभी पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पर सुविधाओं का सबसे ज्यादा अभाव। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और यहाँ पे पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इसकी दृष्टिगत हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हम लोग बात करेंगे। समस्या सिर्फ दूसरी है, हमारे पर्यटन स्थल ध्रुव स्थलों पर दूर दूर तक है, काफी मतलब जितने में आप आधा उत्तर प्रदेश पार कर जाते हैं उतने में आप सोनभद्र के दूसरे कोने पे नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर एक समेकित योजना बनाई जाने की जरूरत है, जिसके बारे में कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई और हमारे जो क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, जनपदीय पर्यटक अधिकारी है भारती जी, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम इसको 2047 में इस तरह से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे कि 2047 में हमारा सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश के एक सबसे मुख्य पर्यटन स्थल में हो, क्योंकि हमारे पास संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे पास प्राकृतिक भी है, हमारे पास ऐतिहासिक भी है, हमारे पास किले भी हैं, प्रपात भी हैं, हमारे पास हर वो चीज है जहाँ पर टूरिस्ट आकृष्ट हो सकता है। धार्मिक स्थल भी है, आपका शिवद्वार है और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो अब इन सब चीजों को इकट्ठा करके कुछ योजनाएं बन रही हैं और जब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र में रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी के घर पर बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि 5 जांच टीमों का गठन कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई। फायरिंग करने वाले अपराधियों की पहचान जांच के बाद ही हो पाएगी। पुलिस कार्रवाई लगातार जारी है। क्या मामला निकल के आया, आपकी जांच में क्या पता चला? कल जो घटना घटित हुई थी इसके बारे में मैंने कल ब्रीफ किया था कि हम लोगों ने मौके पे सारी टीमों को भेजा है। 5 टीमें गठित की गई हैं जो ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो मौके पे खोखे बरामद हुए हैं उनको भी एफएसएल भेज के जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार का असला, किस प्रकार की पिस्टल इस घटना में यूज हुई होगी। परिवार से भी मैंने अलग से बातचीत की है, उनकी अगर कोई आशंका है उनके बारे में जानने के लिए। एक स्पीड ट्रैफिक के नेतृत्व में 6ठी टीम हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे पास है, जिसके माध्यम से जो ICCC का कंट्रोल रूम है
और अन्य भी जो प्राइवेट लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, हम लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे महत्वपूर्ण फुटेज प्राप्त हो, ताकि जो वाहन यूज हुआ है और जो लोग घटना करने के लिए आए हैं उनके बारे में, उनका हुलिया पता करने में हम लोगों को मदद मिल सके। उसी पर अभी सारी टीमें काम कर रही है। परिवार को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की है। वहां पे एक आर्म गार्ड पुलिस लाइन से लगाई गई है, उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी साथ में लगाए गए हैं। और ये 6 की 6 टीमें हैं, लगातार सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करें। घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे जब घटना का अनावरण होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे, उनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। तो क्या लगता है विदेशी पिस्तौल से फायरिंग हुई है? क्या इस परिवार से फिरौती वसूलने की कहीं कोई बात निकल के सामने आई है? नहीं, इस प्रकार की कोई भी ना आशंका परिवार के द्वारा बताई गई है और ना ही इस प्रकार की कोई बात फिरौती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। जो वेपन यूज हुआ है उसके बारे में जरूर हम लोग FSL भेज के ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोकल लोगों के द्वारा 6-7 राउंड फायरिंग की बात बताई गई है। और कुछ लोगों के अलग अलग वर्जन है मौके पे, लेकिन जो फील्ड यूनिट के द्वारा भी वहाँ पे मौका मुआयना किया गया, उनका भी ओपिनियन है कि मल्टीपल राउंड वहाँ पे फायरिंग हुई है। तो कौन सा वेपन इसमें यूज होता है, इसके संबंध में कंक्लूसिवली बताना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो हमें वहाँ खाली खोखे मिले हैं उनका एक बार टेस्ट हो जाए कि किस तरह का वेपन उसमें यूज हुआ है। 9mm के कुछ खोखे मौके से बरामद हुए हैं, तो ये तो क्लियर है कि पिस्टल उसमें यूज हुई है, लेकिन कौन सी पिस्टल यूज हुई है इसके बारे में कंक्लूसिवली अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्लूज कुछ हम लोगों को मिले हैं। हम लोगों की जो साइबर सेल की टीम है वो भी इसमें लगी हुई है, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है, जो ICCC की कंट्रोल रूम की टीम है उसको भी स्पेशलाइज इसी काम के लिए लगाया गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी लीड हम लोगों को मिलेगी जिसमें हम लोग घटना को वर्कआउट कर पाएंगे और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, इससे पहले बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही फायरिंग के बाद लोगों ने वो उस घटना को सुबह जब लोग उठे थे, इतनी बातचीत हम लोगों के द्वारा लोकल लोगों से की गई, उसमें इन लोगों ने बताया कि जब ये सुबह उठे तो आपस में चर्चा हुई कि रात के टाइम पे कोई फायरिंग जैसी आवाज आई, तो उसको भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसको भी हम लोग क्योंकि CCTV फुटेज हमें लगभग सिर्फ घटना के समय का नहीं देखना है, उससे 72 घंटे पहले 72 घंटे बाद तक का भी हम लोगों को CCTV फुटेज देखना है कि कौन कौन लोग वहाँ आए या कौन कौन लोग उसके बाद आए, पहले कौन कौन आए। इसीलिए थोड़ा टाइम उस चीज में लग रहा है, CCTV फुटेज को देखने में लग रहा है। तो ये कंफर्म हो पाएगा कि पहले की घटना क्या थी वहां लोगों के द्वारा, लेकिन ये बताया गया कि एक दिन पहले रात के टाइम पे फायरिंग की उनके द्वारा सूचना उनको आवाज सुनाई दी। और जब सुबह उठे हैं लोग 6:30-7 बजे, तो आपस में जब बातचीत हुई तब उन लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया, तो उसके बारे में अभी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं।